फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है घातक यूसीएवी न्यू मॉडल, ओएफबी ऑन स्ट्राइक अगेन, F-35 फॉर इंडिया, इंडिया BMD सिस्टम। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, पता करते हैं इन सब के बारे में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पहली बार सामने आया घातक यूसीएवी का एक बेहद ही नया मॉडल। लॉकहीड मार्टिन का F-21 साफ कर सकता है इंडियन एयरफोर्स के लिए F-35 फाइटर का रास्ता। एलईसी पर तनाव चरम स्तर पर होने के बावजूद 12 अक्टूबर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यूनियन तैयार है हड़ताल पर जाने को। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के फेज 1 को 2022 से किया जा सकता है तैनात। और चीन की प्रोपेगेंडा वीडियो में नजर आया चीनी सैनिकों के साथ एक पाकिस्तानी कमांडो। आईआईटी कानपुर की तरफ से अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड की गई थी और इस वीडियो में भारत के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम, जिसे हम घातक यूसीएवी प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, इसका एक बिल्कुल ही नया मॉडल सामने आया है जो कि आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। और भारत की वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिफेंस वेबसाइट लाइफ इज डिफेंस की तरफ से घातक यूसीएवी के इसी नए मॉडल के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि घातक यूसीएवी का ये मॉडल पहली बार अंडर कैरेज और लैंडिंग गियर के साथ दिखाई दिया है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शॉर्ट फॉर स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड का कोई फ्लाइंग मॉडल है या कोई मॉकअप है। लेकिन लाइफ इज डिफेंस जो कि इस घातक यूसीएवी प्रोग्राम को काफी लंबे समय से ट्रेस कर रही है, तो इसलिए उनका ये मानना है कि हो सकता है कि ये नया मॉडल घातक यूसीएवी के विकास का ही हिस्सा हो। और अब जो ये घातक यूसीएवी है ये पूरी तरीके से एक नेशनल डिफेंस प्रोजेक्ट बन चुका है और आगे आने वाले समय में एक बड़े पैमाने पर इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से अभी हाल ही में हमें 5th जनरेशन फाइटर AMCA में देखने को मिला है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्हें घातक यूसीएवी प्रोग्राम के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है या फिर वो जानते ही नहीं है कि आखिर ये प्रोग्राम किसके बारे में है, तो इसके रिगार्डिंग आप हमारी DRDO ऑरा वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो एक घातक यूसीएवी प्रोग्राम है शुरुआत में इसे ऑरा के नाम से ही जाना जाता था। और इस वीडियो के आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अभी के समय इस देश में अधिकतर लोग इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे कि वर्तमान समय में एलईसी की क्या स्थिति है और एलईसी पर भारत और चीन के बीच जो तनाव का स्तर है वो कितना ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यूनियन ने 12 अक्टूबर से एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण करने का फैसला लिया है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि जो इंडियन आर्मी एलएसी पर चीन का सामना करने के लिए वहाँ पर तैनात है, वही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की सबसे मेन कस्टमर भी है। और वैसे भी अभी के समय जो हालात है, ऐसे में इंडियन आर्मी को तत्काल इक्विपमेंट्स, वेपन्स, एम्युनिशंस, इन सभी की जरूरत पड़ती रहती है। और अब ऐसे में अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 12 अक्टूबर से एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाती है तो निश्चित रूप से इसका असर इंडियन आर्मी के ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस पर भी पड़ेगा। और वैसे भी तत्काल जरूरत के समय इंडियन आर्मी को किसी भी तरह की जरूरी इक्विपमेंट की कमी ना हो, इसी के चलते ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की करीब 41 फैक्ट्रीज को स्थापित किया गया था ताकि हमारी फोर्स की तत्काल जरूरतों को पूरा कर सकें। लेकिन अगर अब यही फैक्ट्रीज हड़ताल पर चली जाएंगी तो फिर आर्मी की जरूरतों को पूरा करेगा कौन? अब बाकी देखना यह है कि अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 12 अक्टूबर से सच में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाती है तो फिर इस स्थिति को संभालने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। बाकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से संबंधित इस रिपोर्ट पर इंडिया टुडे मैगजीन के एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप उनाथन की तरफ से एक बेहद ही महत्वपूर्ण पोस्ट की गई है। आप चाहें तो इंडिया टुडे की वेबसाइट पर जाकर वो पोस्ट भी पढ़ सकते हैं। द संडे गार्डियन के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान लॉकहीड मार्टिन के टॉप ऑफिशियल्स ने एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स के लिए अपने F-21 फाइटर्स की डील की बात की है, जिसपे उनका ये कहना था कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो उन्होंने अपने F-21 फाइटर्स के साथ प्रस्ताव पेश किया है वो प्रस्ताव अभी भी जारी है, जिसके मुताबिक अगर इंडियन एयरफोर्स लॉकहीड मार्टिन के F-21 फाइटर को चुनती है तो फिर लॉकहीड मार्टिन वो फाइटर एयरक्राफ्ट किसी और दूसरी कंट्री को नहीं बेचेगी और फिर वो स्पेशली केवल इंडियन एयरफोर्स द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। और उनका ये भी कहना था कि भले ही F-21 और F-16 का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन फिर भी इन दोनों एयरक्राफ्ट में काफी ज्यादा फर्क है। और वो फर्क इसलिए है क्योंकि F-21 फाइटर F-16 के मुकाबले ज्यादा यूनिक कैपेबिलिटीज के साथ आता है। और जब लॉकहीड मार्टिन ऑफिसर से इस दौरान ये पूछा गया कि जिस तरह यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने करीब 105 F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जापान के लिए अप्रूव किए हैं,
कि उसी तरह लॉकहीड मार्टिन F-35 फाइटर्स भारत को भी पेश कर सकता है या नहीं, और अगर कर सकता है तो कितने समय में इनकी डिलीवरी की जा सकती है। तो इसके जवाब में उनका ये कहना था कि करीब 9 देश ऐसे हैं जो F-35 फाइटर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर ये फाइटर भारत को भी बेचा जाना है तो फिर इसकी सेल को लेकर जो बातचीत है वो दोनों देशों के बीच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर होगी। हालांकि उनका ये भी कहना था कि अगर इंडियन एयरफोर्स F-21 के साथ जाती है तो F-21 की जो पार्टनरशिप है वो भविष्य में इंडियन एयरफोर्स के लिए F-35 के रास्ते को भी साफ करती है। लेकिन इन सबके बावजूद हमारे ओपिनियन में इंडियन एयरफोर्स को लॉकहीड मार्टिन के ना तो F-21 की जरूरत है और न ही उनके F-35 की। तो फिर इन दोनों फाइटर्स के साथ वो कितना ही अच्छा प्रस्ताव पेश करें उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आज सुबह रविवार को कोची से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जिसमें एक ग्लाइडर के क्रैश होने की वजह से इंडियन नेवी ने अपने 2 पर्सनल्स को खो दिया है। और इंडियन नेवी के इन दोनों पर्सनल्स के नाम है लेफ्टिनेंट राजीव झा और पेटी ऑफिसर सुनील कुमार। और उन्होंने आज सुबह करीब 7 बजे INS गरुड़ा से अपने रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी के तहत ग्लाइडर से उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के बीच में इस ग्लाइडर में कोई टेक्निकल ग्लिच आने के कारण करीब 7:15 पर ही ये ग्लाइडर क्रैश हो गया था। हालांकि नेवी की टीम तुरंत ही दुर्घटना वाले स्थल पर पहुंच गई थी, जिसके बाद दोनों पर्सनल्स को INS संजीवनी में शिफ्ट किया गया था, लेकिन दोनों ऑफिसर्स को चोटें काफी गंभीर लगी थी, जिसके चलते उन्हें बचाया नहीं जा सका। बाकी इस दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों ऑफिसर्स की आत्मा को शांति मिले। बाकी इसके अलावा आज रविवार को फ्रेंच स्पेस एजेंसी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि जो मैरीटाइम सर्विलेंस सैटेलाइट्स के कॉन्स्टेलेशन को भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से लॉन्च करेंगे, तो ये सैटेलाइट्स शिप्स के जरिए ऑयल के इलीगल स्प्लेज को भी ट्रेस करेगी, और इन सैटेलाइट्स का जो मॉनिटरिंग सेंटर होगा वो भारत में स्थित होगा। बाकी एक रिपोर्ट भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को लेकर भी है, जिसके मुताबिक भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के फेज 1 को 2022 या फिर 2023 से डिप्लॉय करना शुरू कर सकता है। टॉप सोर्सेज के मुताबिक 12 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की अगली मीटिंग आयोजित हो सकती है, और चूंकि 14 कोर के मौजूदा कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह का 14 अक्टूबर को कार्यकाल भी यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो इसलिए जो ये 12 अक्टूबर को कोर कमांडर्स की अगली मीटिंग आयोजित होने वाली है, ये लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की अगुवाई में होने वाली आखिरी मीटिंग होगी। फिर इसके बाद उनकी भूमिका संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन। इसके अलावा चीन की प्रोपेगेंडा स्पेशल फोर्स की तरफ से एक बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी, और इस वीडियो को पोस्ट किया था चीन के कीबोर्ड वॉरियर ने। लेकिन हुआ ये कि इस वीडियो में चीनी सोल्जर्स के साथ एक सोल्जर ऐसा दिखाई दिया जो कि कहीं से भी चीन का तो नहीं लगता है, और फिर जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर ये वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो गई, और फिर जिसके बाद उसको लेकर ये दावा किया जा रहा था कि जो इसमें व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही एक SSG कमांडो हो सकता है, क्योंकि चीनी सैनिक को तो आप देख के बता सकते हैं कि ये चीनी सैनिक है। और इसके साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी LAC पर पहाड़ी युद्ध में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस से निपटने के लिए चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मदद कर रही है। और इस वीडियो में जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वो अन्य चीनी सैनिकों की तुलना में काफी लंबा है, और साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि ये कहीं से भी चीन का तो हो नहीं सकता। तो अगर अब चीन का नहीं है तो जाहिर सी बात है इसका शक सीधा पाकिस्तान पर ही जाता है, क्योंकि आखिरकार चीन और पाकिस्तान का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। हालांकि इस वीडियो में जो सैनिक दिखाई दे रहा है उसकी वास्तविक सच्चाई क्या है इसके बारे में तो कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता है, लेकिन जब अभी जून में POK में स्थित पाकिस्तानी एयरबेस पर चीन के एक एयरक्राफ्ट में लैंडिंग की थी, तब से चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के रडार पर हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के मामले में चीन को तो भारतीय सेना की तुलना में कोई भी अनुभव नहीं है, लेकिन अगर बात करें पाकिस्तानी सेना की, तो पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन जैसे हाईएस्ट बैटलफील्ड ग्राउंड में भारतीय सेना का युद्ध में सामना किया है। हालांकि उस युद्ध में उसको हमेशा की तरह हार ही मिली है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि चीनी सेना की तुलना में पाकिस्तानी सेना को हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का अनुभव प्राप्त है। तो इसलिए इस बात की अधिक संभावना बनती है कि जो इस वीडियो में व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से पाकिस्तान का ही कोई सैनिक हो सकता है, और हो सकता है कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में भारत का मुकाबला करने के लिए चीन पाकिस्तान की मदद ले रहा हो। और वैसे भी हमारे निकम्मे पड़ोसियों की खासियत है ही ऐसी कि वो भीड़ में अलग से दिखाई देते हैं, और अगर सच में वो पाकिस्तान को कोई SSG कमांडो है जो कि चीनी सेना के साथ काम कर रहा है, तो चलो कम से कम ये तो है कि यहाँ पे उसे सैलरी अच्छी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ेस तो बहुत सारी थी, पर जो सबसे शॉकिंग न्यूज़ थी जो मुझे लगी वो ये थी जो उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में जो बात की। और अगर आपको पता हो, हमने बस कल ही की थी वीडियो जिसमें मेजर आर्या जो थे वो इसी के बारे में बात कर रहे थे, और हमने तब उसमें डिस्कशन में ये बात की थी कि जो भी हो, चाहे वो काम ठीक नहीं कर रही या माल जो है बना रही वेपन्स या एम्यूनेशंस उनके ठीक नहीं बन रहे, कोई भी वजह हो, पर कभी भी वो तब स्ट्राइक नहीं करेगी जब हमें पता है कि बाहर से अटैक हो रहा है, एनिमी है, लड़ाई के चांसेस हैं। और शॉकिंग न्यूज़ ये आ गई
कि अभी हमने ये बात सोच के बोली नहीं, और यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि अक्टूबर 12 से वो तो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, वो भी इनडेफिनेट स्ट्राइक पे। मतलब उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पे कंट्री जो है उसके ऊपर अटैक हो सकता है। अपने पर्सनल जो ग्रीवियंसेस हैं उसको भी आप हटा दो और लड़ाई के लिए हेल्प करने के लिए रेडी रहो। आप बोल रहे हो कि हम इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जा रहे हैं, और ऐसे लग रहा था वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको सेव करनी है ये फैक्ट्रियां, कि हमें सेव द फैक्ट्री। उनको ये लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन हो गई तो हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, हमारी नौकरियों को खतरा हो जाएगा, तो पर्सनल अपनी उसके लिए करने के लिए उन्होंने अपनी स्ट्राइक कर दी इस टाइम जब सबसे ज्यादा जरूरत है उन लोगों की अच्छा काम मेहनत करके अपनी जो आर्मी है उनको आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई करने की। वो मुझे बहुत ही शॉकिंग न्यूज लगी और बहुत ही गलत बात है ना। डेफिनेटली हमें यही लगा कि जो भी इंसान इंडिया का है वो कभी ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा जिससे इंडिया को लॉस हो। वो ठीक है, आपकी जैसे मेजर गौरव आर्य ने काफ़ी एक्सप्लेन किया था प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसका आंसर जहाँ तक मेरे पास है वो यही है कि आपको प्राइवेट कंपनीज को भी आने का मौका देना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि जो ऑर्डिनेंस बोर्ड बनाता है वही कोई भी बना सकता है। और इसके बाद तो ज्यादा ही लग रहा है कि अगर पहले से होता तो अगर ये करते स्ट्राइक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कर लो स्ट्राइक। आप कंपटीशन बहुत जरूरी है, कंपटीशन आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा था कि ऑर्डिनेंस बोर्ड को प्राइवेटाइज किया जाए, मैं कह रहा था कि प्राइवेट कंपनीज को बोलना चाहिए कि आप भी बना सकते हैं आर्म्स एंड एम्यूनेशन, और जिसका अच्छा होगा हम वही लेंगे। आर्मी को कोई बाइंडिंग नहीं है कि एक ही वेंडर से लेना है, वो काफ़ी लोगों से ले सकती है, तो वो अच्छा हो जाएगा। और दूसरा इसमें जो है अच्छा लगा देख के कि इंडिया जो है जैसे बोल रहे हैं IIT ने डिज़ाइन किया था वो अनमैन्ड व्हीकल, तो वो अच्छी बात है। अगर वो आता है तो इंडिया काफ़ी आगे हो जाएगा। और दूसरा जहाँ तक F-60 F-22 की बात 21 की बात कर रहे हैं और F-35 की बात कर रहे हैं, तो इंडिया इतना पुराना F-21 क्यों लेगा? F-16 F-21 पुराने, F-35 लेटेस्ट है तो लेना होगा, F-35 लेंगे हम, पुराने क्यों लें? और लॉकहीड मार्टिन जो भी बेचने की कोशिश कर रही है पुराने, तो इंडिया को सोचना पड़ेगा कि पुराने का फ़ायदा क्या है, नया दीजिए। और जैसी बात हो रही है कि नए के लिए फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक होगी, और उसके बाद से फिर गवर्नमेंट शायद ये कहे छोड़ो यार अपना ही बना लेते हैं, वही है तेजस में थोड़ा और दिमाग लगा लेते हैं, थोड़ा तेजस का Mark 2 आ रहा है उसके अगले में और रिसर्च करते हैं, तो जितना पैसा लगाया जाएगा इंपोर्ट करने में उतने पैसे में हम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके खुद ही बना लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अच्छी बात है। और जैसे उन्होंने किया था पहले तेजस, जो पुराना वाला तेजस उसको प्रोडक्शन में डाल रहे हैं, शायद उसे पता चलेगा प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे आज आप चीज़ यूज़ करेंगे तो रिफाइन होगी, बेटर होगी, तो देखते हैं अभी क्या होता है। परंतु काफ़ी मतलब ये बुरी न्यूज़ थी अगर ये हो जाती है हड़ताल, और इस वक्त जब है चाइना से टेंशन चल रही है तो हड़ताल नहीं होनी चाहिए। और जैसे वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के बंदे नज़र आए थे उसमें, तो वो तो ऑब्वियस है कि हो सकता है वो लोग अब कोचिंग ले रहे होंगे कि अगर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में कैसे हेल्प चाहिए या कैसे कोचिंग करनी है, तो वो भी हो सकती है। मगर इंडियन स्पाइस को और इंडियन एजेंसीज को ऑलरेडी पता होगा क्या चल रहा है, तो ऑफकोर्स पब्लिक को ऐसे जान के थोड़ा शॉक लग रहा है, मगर जो स्पाई एजेंसीज उनको सब पता होता है कि आपस में क्या चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो काफ़ी मतलब ये तो जो उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान सोल्जर जो है वो उनके आर्मी के अंदर है, वो तो देखे मैं तो शॉक, जब फर्स्ट टाइम देखा मैं तो शॉक में हो गई थी, ये क्या हो रहा है। तो अब हमें तो अलर्ट बहुत ही रहना पड़ेगा, मैं तो ये कहूँगी डबल अलर्ट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने। तो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।